नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए वर्क पावर एनर्जी, कार्य शक्ति ऊर्जा, क्लास 11th का जो टॉपिक है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का कलेक्शन लाए हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपीएससी, आरपीएससी, आईआईटी मेंस, एडवांस, नीट और साथ में 11th-12th फाउंडेशन, तो दोस्तों आज का लेक्चर वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जो है इसे प्रेस जरूर करें। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको इजी गोइंग में उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों आपके सामने देखिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? असत्य कथन को पहचानिए, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। यानी चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से तीन करेक्ट हैं और एक जो है वो फॉल्स है, वो आपको पहचानना है। तो वन बाय वन स्टेप देते हैं। पहले में क्या दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मोमेंटम विदाउट एनर्जी, यानी किसी भी वस्तु का संवेग हो सकता है भले ही उसकी ऊर्जा न हो। चारों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि अगर एनर्जी जीरो है, हमने कहा ठीक, और फिर कह रहा है कि मोमेंटम जीरो नहीं होगा, संवेग जीरो नहीं होगा। अब देखिए, अगर टोटल एनर्जी जीरो है इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दोनों जीरो हो रही है। और आप लोगों को फॉर्मूला पता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है इसका मतलब उसका वेग जो वेलोसिटी है वो भी जीरो होगी, और वेग जीरो होगा तो साफ पता है कि मोमेंटम p इज इक्वल्स टू एम भी होता है, ये भी जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर किसी भी पिंड की ऊर्जा जीरो है तो संवेग को भी जीरो होना पड़ेगा, संवेग की वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसको हम लिख देते हैं, इसमें गलत कथन है, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई हमारे पास में। ठीक है। सेकंड में कह रहा है एक वस्तु को बिना संवेग के ऊर्जा हो सकती है, यानी मोमेंटम नहीं है फिर भी एनर्जी हो सकती है। बिल्कुल आपको पता है, अगर उसका मोमेंटम जीरो होगा, बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो आप कहोगे उसका वेग जीरो होगा। वेग जीरो होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, परंतु प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक पिंड मेरे पास हाथ में ऐसे है, आपको पता है v जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, परंतु इसकी हाइट है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी इसकी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है। सेकंड की बात कर रहा है इसमें कि प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है। क्लियर, आपको पता है कि इलास्टिक कॉलिजन जो होता है उसमें मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा और एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। फिर कह रहा है अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती। इन इलास्टिक कॉलिजन जो होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, तो गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। बी सही है, सी सही है, डी सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांग रहा था, तो आप कहोगे पहला ऑप्शन जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी 37 का करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। एक इंजन एक रबड़ की नाल से पानी को पंप करता है, पानी पाइप से होकर जाता है और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बाहर निकलता है। तो आपको क्वेश्चन में यह दे रखा है किसी भी पाइप से जो पानी बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। ओके। पानी में प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान जो है, मास पर यूनिट लेंथ जो है, यह आपको दे रखा है डीएम अपॉन डीएक्स की वैल्यू है, नॉट डीएम अपॉन डीटी। यूनिट से आप पहचान सकते हो उसमें, तो ये हो जाएगा 100 केजी पर मीटर। ओके। आपसे कह रहा है कि इंजन की शक्ति कितनी होगी, इस पंपिंग के दौरान में इंजन जो है वो कितनी पावर जनरेट कर रहा है। तो हमने कहा P इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है V डीएम अपॉन dt। साथ में आप लोगों को देखिए, जैसे मैंने आपसे चीज कही, ये V डीएम अपॉन dt और साथ के अंदर में आएगा यहां पर V। कारण क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये बन जाएगा आपके पास P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डीएम अपॉन dt। अब देखिए, आप कहोगे सर यहां पर डिमांड कर रहा है डीएम अपॉन dt की, जबकि वैल्यू मेरे पास डीएम अपॉन dx है। हम एक छोटा सा काम करते हैं, dx से मल्टीप्लाई करते हैं और dx से डिवाइड कर दिया। तो देखिए डीएम अपॉन dx, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू कितनी है 100, और dx अपॉन dt वेलोसिटी बनता है, तो dx अपॉन dt एक वेलोसिटी और दो ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा v की पावर 3
dm अपॉन dx। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। v की वैल्यू आपके पास में है 2 क्यूब, dm अपॉन dt आपके पास में है 100, ये बन जाएगा 8 इंटू 100, इट विल बी 800 वॉट। तो इस हॉज पाइप में जो पावर जनरेट होगी मोटर की वो होगी 800 वॉट। तो 800 वोट देखिए कौन सा है, 38 का करेक्ट आंसर हमारे पास में हुआ ए ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, द्विविमीय 2 डायमेंशन की बात कर रहा है इसमें। द्विविमीय सदिश द्वारा एक परिवर्ती बल वेरिएबल फोर्स लग रही है। 2 डायमेंशन क्यों है, इसमें आई कैप और जे कैप दोनों दे रखे हैं, एक्स और वाई दोनों अक्ष में लग रहा है, साथ में एक्स आ रखा है, इसका मतलब वेरिएबल फोर्स है, परिवर्ती बल है। एक कण पर आरोपित होता है बल व एक्स न्यूटन और मीटर में है जब निर्देशांक 2 से 3 और 3 से 0 तक गति करते हैं तो कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। बड़ा सिंपल सा फंडा देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, एक तरह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज यानी वर्क डन पूछ रहा है इसमें। तो आप लोगों को पता है कि जब वेरिएबल फोर्स हम यूज करते हैं परिवर्ती बल, तो कार्य का फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन एफ डॉट dx यूज कर सकते हैं हम इसमें, या फिर एक काम करते हैं यहां पर dr यूज करें इसमें। अब कई बार बच्चा बोलता है कि सर dr क्यों यूज किया है, क्योंकि x और y दोनों दे रखे हैं इसमें हमें। तो f आपके पास जो वैल्यू है वेक्टर की फॉर्म में है 3x स्क्वायर आई कैप प्लस करके ये हो गया 4j कैप। अब dr जो आपके पास में है डिस्टेंस, ये x में भी है और y में भी है, यानी दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है इसमें एक्टिवेट हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो आई कैप dx प्लस j कैप dy। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, इस वेक्टर को रिमूव करेंगे, तो इक्वल्स टू लिमिट लास्ट में पुट करेंगे इसमें इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 4j कैप डॉट करके आई dx प्लस j dy। अब देखिए सबसे पहला काम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो आई आई से मल्टीप्लाई जे जे से इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx प्लस ये हो गया हमारे पास में 4dy। अब ये चीज बनी हमारे पास। अब बच्चा कहता है कि सर दो दो लिमिट्स दे रखी है, 2 से 3 और 3 से 0। तो देखिए इसमें क्या है, ये वाली जो लिमिट है आपके पास में ये है x के लिए, और ये वाली जो लिमिट है आपके पास में ये y के लिए दे रखा है। तो हमारे पास में जो वर्क डन है दो अलग अलग पार्ट्स में आ रहा है, दोनों को स्प्लिट करेंगे सबसे पहले। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू, दो इंटीग्रेशन बनेंगे अलग से। पहला इंटीग्रेशन बनेगा 3x स्क्वायर dx के लिए और दूसरा इंटीग्रेशन बनेगा हमारे पास में 4dy। तो देखो पहले वाले में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये लिमिट x की है, तो आप लिख सकते हो 2 से 3 तक। फर्स्ट वैल्यू लोअर लिमिट है, सेकंड वैल्यू अपर लिमिट है। सेम कंडीशन में दूसरा इंटीग्रेशन हो रहा है y के सापेक्ष, तो ये y की लिमिट है, तो पहली वैल्यू होगी लोअर लिमिट, दूसरी वैल्यू होगी अपर लिमिट। ऐसा नहीं है कि 3,0 दे रखा तो 0 से 3 ले लो, नहीं, जिस रेंज में वो दे रखा उसी रेंज में लेना है, 3 से 0। अब देखिए सबसे पहले 3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ एक्स क्यूब अपॉन 3, ये बनेगा 2 से 3 प्लस करके 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बना हमारे पास में y और ये है 3 से 0। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 3 है तो ये कट गया आपस के अंदर में, आपके पास बनेगा 3 का क्यूब माइनस करके 2 का क्यूब और प्लस करके ये देखिए ये जो वैल्यू है ना हमारे पास ये 4 है, मैंने y लिख दिया, ये 4 है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं यहां पर। ये जो वैल्यू है ये आपके पास में हो गया 4, कांस्टेंट नंबर है, तो 4 बाहर आ गया। यहां पर आपके पास में होगा 0 कॉमा और ये हो जाएगा आपके पास 3। अब सॉल्व आउट कर लीजिए, ये हो जाएगा 27 माइनस 8 प्लस 4 इंटू माइनस 3, तो 27 में से 8 गए, इट विल बी 19 और माइनस करके हो गया ये आपके पास 12, तो 19 माइनस 12 इट इज 7। 7 जो है ये जूल आपके पास में काइनेटिक एनर्जी। अब 7 जूल कौन सा, देखिए अब देखो यहां पर एक चीज है, 7 जूल माइनस में भी आ रहा है और 7 जूल प्लस में भी आ रहा है, तो आपको साफ पता है कि हमारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव के अंदर में है, तो सी ऑप्शन जो है वो आपके पास में 39 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या दे रखा है। एक 2 केजी की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई के नत्तल के ऊपर की ओर फिसलाने में 300 जूल कार्य करना पड़ता है, तो घर्षण के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन जो है वो कितना कार्य करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं इस चीज में। देखिए आपसे बात की जाती है, इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें देखो ये हमारे पास में मान लो ऐसी चीज दे रखी है, यहां पर कोई भी हमने एक बॉडी रख दी ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पे कितनी फोर्सेस लग रही है, कौन कौन सी। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फोर्स रिएक्शन फोर्स यहां लगेगी, और इसको मैं पीछे की तरफ आगे बढ़ाता हूं और ऐसे स्लाइटली डॉटेड में कर दूं क्योंकि ये कंपोनेंट बनेगा हमारे पास में, ये चीज है। अब देखो यहां पर फोर्स लग रही है mg, ये हो गया रिएक्शन फोर्स r, और ये थीटा हमारे पास है क्योंकि जितना आपने इंक्लाइन प्लेन पे रखा है उतना ही एंगल यहां पर शिफ्ट हुआ, तो इसका एक कंपोनेंट बन गया हमारे पास में mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में बनेगा ऐसे, जिसको आप कह सकते हो कि mg sin थीटा। ओके अब देखो ये कहां ले जाना चाह रहा है, ऊपर की ओर फिसलाना, यानी ऊपर की ओर तरफ खींचना चाह रहा है इसमें, यानी इसका जो मोशन है वो अपवर्ड है। ये तो मैं यहां लिख देता हूं इसमें, ये ऊपर जो है वो गति की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की दिशा हो गई। आप लोगों को पता है अगर ये ऊपर की तरफ गति करेगा तो घर्षण कहां की ओर लगेगा, नीचे की ओर। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रही है उसको मैं इससे रिप्रेजेंट कर देता हूं डाउनवर्ड, यानी नीचे की ओर लगेगी, ऐसे बना देता हूं। ये घर्षण बन गया एफ आपके पास। ओके अब देखो कैलकुलेट क्या करना है, आपको ये कह रहा है कि 2 केजी की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई के नत्तल पर, ये आपके पास में है 10 मीटर हाइट की रिक्वायरमेंट होगी तब देख लेंगे इसमें हम, ठीक है। इतनी हाइट तक फिसलाने में, ऊपर की ओर ले जाने में आपको 300 जूल कार्य करना पड़ता है। इस टोटल वर्क डन में से फ्रिक्शन के खिलाफ कितना कार्य करना पड़े, तो पहले तो हम ये चीज देखते हैं यहां से यहां तक ले जाने में टोटल वर्क डन कितना है। तो W इज इक्वल्स टू, जो मुझे 300 जूल दे रखा है, ये क्या है हमारे पास में, नत्तल पर ऊपर की ओर ले जाने में कार्य जो किया है, वर्क डन। अब मुझे एक बात बताइए, ऊपर की ओर जब ले जाना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, जितना नीचे की ओर फोर्स लग रही उतनी लगानी पड़ेगी। तो हमने कहा ये हमारे पास है mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन f, यानी इतनी टोटल फोर्स है, इतनी आपको लगाना पड़ेगा इसको ऊपर की ओर ले जाने के लिए, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना। तो मैं एक सेकंड के लिए मानता हूं कि अगर मैं इस न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह कुछ वैल्यू रख देता हूं, मान लो मैं h रख देता हूं इसमें, h मान लिया इसमें, ठीक है। अब आप कहोगे ये थीटा है, ये मेरे पास में हाइपोटेन्यूज, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस निकालना है, तो रफ में जाते हैं एक साइड में, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशन तो साइन थीटा, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज को डी मान लू क्योंकि डी डिस्प्लेसमेंट खिसकाना है मेरे को, तो ये हो जाएगा h अपॉन डी। तो d इज इक्वल्स टू मेरे पास होगा h अपॉन साइन थीटा। जब जरूरत पड़ेगी तब मैं h की वैल्यू 10 मीटर पुट कर दूंगा इसमें, तो ये बना मेरे पास में h अपॉन साइन थीटा, ये दे रखा आपको इसमें। अब ये पूछ रहा है घर्षण के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा, फ्रिक्शन के अपोज में। तो घर्षण के विरुद्ध जो कार्य करना है तो वो कैसे निकलेगा, घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो मैं अलग से यहां लिख देता हूं मुझे क्या चीज कैलकुलेट करनी है, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूं, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे निकालना है वर्क डन फ्रिक्शन के खिलाफ में। तो फ्रिक्शन फोर्स जो हमारे पास है वो कितना हो जाएगा F, और साथ में डिस्प्लेसमेंट कितना है आपको h अपॉन साइन थीटा, यानी मुझे F इंटू एच अपॉन साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए F तो ये रहा h अपॉन साइन थीटा, इसको दोनों से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा 300 इक्वल्स टू, ये बन गया mg साइन थीटा
मल्टीप्लाई एच अपॉन साइन थीटा प्लस करके एफ मल्टीप्लाई एच अपॉन साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो राइट साइड के अंदर में सेकंड नंबर लिखा हुआ, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसका एक काम करें, इसको पूरा कैलकुलेट करके इसमें से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। चेक करते हैं कितनी चीज बन जाएगी। देखिए, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, इसमें 300 इक्वल्स टू मास कितना आपके पास में 2 kg दे रखा, जी में 10 यूज कर लेता हूं और एच की वैल्यू 10 दे रखी है, प्लस करके एफ इंटू एच अपॉन साइन थीटा। अब देखो ये 200 हो गया, इधर माइनस हो जाएगा, तो 300 माइनस 200 इक्वल्स टू एफ इंटू एच अपॉन साइन थीटा। तो ये बन जाएगा आपके पास में 100 जूल। यानी देखिए, आप कहोगे टोटल 300 जूल में से 100 जूल फ्रिक्शन के ओपोज में वर्क है और mg साइन थीटा के ओपोज में 200 जूल है। तो हमें तो ये पूछ रहा था घर्षण के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वो हमारे पास में आया 100 जूल। तो 100 जूल देखिए कौन सा है, बी ऑप्शन है आपके पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्या दे रखा है, पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित एक वस्तु, किसी बॉडी को हम ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं, पृथ्वी पर वापस आने से पहले पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक पहुंचती है, गुरुत्वीय बल द्वारा लगाई गई शक्ति का मान सर्वाधिक कब होगा। चेक कर लेते हैं इस चीज में। देखिए, आपको यह दे रखा है, ये मान लो ये पृथ्वी हो गई हमारे पास में, ये पृथ्वी की सतह है, यहां से हम किसी भी एक गेंद को ऊपर की तरफ उछालते हैं ऐसे। अब ये मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद में वापस ऐसे नीचे की ओर लौटेगी यहां पर, ठीक है। अब ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे की तरफ आ रहा है इसमें, ठीक है। अब इसकी जो हाइट है वो कितनी करनी है, रेडियस के बराबर। ओके, आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा पावर ग्रेविटेशनल फोर्स कब जनरेट करेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है पावर का, पावर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। आपको पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। मैक्सिमम पावर कब जनरेट होगी, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तो कांस्टेंट हो गई हमारे पास में, कांस्टेंट होकर कितना हो गया mg मान लेते हैं। अब सारा खेल डिपेंड कर रहा है v पे, तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v हुआ। वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी तो पावर मैक्सिमम होगी। देखिए, आपको पता है कि जब ये गेंद नीचे से ऊपर की ओर छोड़ी जा रही है, इस दौरान में v की वैल्यू मैक्सिमम है हमारे पास में, पहली चीज। पर जैसे ही पिंड यहां पर पहुंचता है वैसे ही v की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर वापस जब जमीन पे लौटता है तो v मैक्सिमम होगा आपके पास। अब बच्चा कहता है कि दो जगह वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक तो जब ऊपर की ओर फेंका जाता है और एक जब जमीन से टकराती है वो, परंतु ये मैक्सिमम पूछ रहा है तो डायरेक्शन का फर्क रहेगा इसमें। अब देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इस वाली कंडीशन में यहां पर फोर्स नीचे लग रही है, वेलोसिटी ऊपर जा रही है, तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो माइनस में आएगा। जबकि इस पॉइंट में देखो ग्रेविटेशन फोर्स भी नीचे है और वेलोसिटी भी नीचे है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो दो फंडा है, वेलोसिटी मैक्सिमम दोनों जगह है परंतु डायरेक्शन सेम नीचे आते दौरान में है, तो इस पॉइंट पर पावर जो है मैक्सिमम होगी। जब बॉडी जमीन पर वापस लौट के टच करने वाली होगी उस समय पावर मैक्सिमम। चेक करते हैं, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पर तो पावर 0 हो जाएगी। वस्तु के पृथ्वी पर टकराने से ठीक पहले के क्षण पे बिल्कुल कैलकुलेट किया जा सकता है। वस्तु की पूरी यात्रा में स्थिर रहेगी, गलत। वस्तु को प्रक्षेपित करने के ठीक पश्चात मैक्सिमम हो सकती है परंतु वो नेगेटिव होगी, इसीलिए कंसीडर नहीं करेंगे। तो बी ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा आपके पास 41 क्वेश्चन का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक छोटा सा ग्राफ दे रखा आपको, इस ग्राफ में आपको कुछ वैल्यू निकालनी। क्या कह रखा है, एक तो फोर्स है किसी पार्टिकल पे लग रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है जिसका डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द पार्टिकल इट्स 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट विल बी, यहां से लेकर यहां तक 12 मीटर का जो विस्थापन है उस पर कार्य बताइए। तो आप खुद एक चीज कह सकते हो, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है हमारे पास में एरिया अंडर द कर्व बिटवीन एफ एंड डी, यानी
बल तथा विस्थापन का जो वक्र है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कार्य। अब आप खुद देखिए, ये डॉटेड डॉटेड है, 0 से 3 ऐसे था, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर वापस यूं गया इसमें। अब देखो, तो यहां 0 से लेकर 3 तक तो वर्कडन 0 हो गया, तो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। एक तो है W1, एक हो गया इसमें W2, और एक हो गया हमारे पास W3। W1 जो है वो 0 से 3 है, 0 से 3 के बीच। W2 जो है वो 3 से 7 के मध्य है, 3 से 7 के मध्य। और W3 जो है वो 7 से 12 के मध्य है, 7 से 12। अब W1 की बात करें तो यहां तो वर्क डन 0 होगा, क्यों? क्योंकि एरिया ही नहीं उठा इसमें, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहां पर चल रहा है। 3 से 7 के बीच में ये रेक्टेंगल है, आयत है हमारे पास में, तो इसका एरिया जो हो जाएगा वो होगा L इंटू बी। अब देखो लंबाई कितनी दिख रही है, 3 से 7 यानी 4, और ये दिख रहा है 2, तो आप कहोगे 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, इट विल बी 8, 8 जूल यहां हुआ। फिर इसकी बात करते हैं हम इसमें, ये तो ट्राइंगल हो गया आपके पास, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास में हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो हाफ बेस कितना है, 7 से 12 यानी 5 हो गया इसमें, और हाइट कितनी हमारे पास में, 2 हो गया इसमें, तो आप इसको कैंसिल आउट कर दो, ये बन गया 5 जूल। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, 0 प्लस 8 प्लस 5, इट विल बी 13 जूल, 13 जूल का टोटल वर्क डन। देखिए डी ऑप्शन आपको क्लियर आंसर है 42 क्वेश्चन का। नेक्स्ट 43, एक स्प्रिंग को उसकी अविस्तारित लंबाई से परे 10 सेंटीमीटर तक विस्तारित करने पर 4 जूल कार्य करना पड़ता है। आपको क्या कह रखा है कि मान लिया हमारे पास में कोई भी एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को x बराबर 10 सेंटीमीटर तक मैं एक्सपांड करता हूं, यहां से यहां तक, ठीक है। तो उस दौरान के अंदर में जो W1 है वो हमारे पास में हो गया 4 जूल, ठीक है। फिर आपसे कह रहे हैं कि अगर और 10 सेंटीमीटर विस्तारित किया जाए और अगला 10 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया जाए, ऐसे यहां से यहां तक, तो बताइए अब वर्क डन कितना होगा। तो अगला x सेंटीमीटर, x डैश क्या देता हूं मैं इसको, ये 10 सेंटीमीटर है, तो आपको निकालना है W डैश की वैल्यू कितनी हो। प्यारे बच्चों, स्प्रिंग में कभी भी बीच में से आप एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, एनर्जी निकलती है टोटल। तो देखिए 10 सेंटीमीटर के लिए एनर्जी हो गई हमारे पास 4 जूल, तो निकालेंगे 20 सेंटीमीटर के लिए एनर्जी कितनी थी, उसमें से ये माइनस कर देंगे। तो हम पहले पूरे का एक्सपांशन निकालेंगे। तो W1 जो है आपको पता फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो इसको x1 कह देता हूं मैं, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब W2 मैंने पूरा ले लिया इसमें, तो मेरे पास में है W2 इज इक्वल्स टू हाफ के x2 स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास। दोनों को डिवाइड कर देता हूं मैं, तो W2 अपॉन W1, तो आपको पता है हाफ के कट जाएगा इसमें, तो x2 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर। अब वैल्यू डाल देते हैं, W2 पूरी एनर्जी निकालनी है मुझे, W1 क्या है, आधे हाफ की, 4 जूल हो गया। x2 पूरा डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय x1 आधा था हमारे पास 10, होल स्क्वायर लगा दो। सेंटीमीटर को कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, आंसर सेम आएगा। ये कट जाएगा 2 आपके पास, स्क्वायर करोगे 4, मल्टीप्लाई करो, W2 इज इक्वल्स टू हो गया 16 जूल। क्या मतलब हुआ कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो टोटल वर्क डन किया 20 सेंटीमीटर पे, वो हुआ 16 जूल, यहां से लेकर यहां तक। अब आपको निकालना है सिर्फ इतना वर्क डन, यहां से यहां तक। तो आप क्या कहोगे, 16 में से 4 को माइनस कर दो तो 12 जूल आएगा। तो हम कह सकते हैं कि W डैश इज इक्वल्स टू W2 माइनस W1, इट विल बी 16 जूल माइनस 4 जूल, ये बन जाएगा आपके पास में 12 जूल। 12 जूल का वर्क डन हुआ। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों, आपके सामने क्या दे रखा है, एक द्विपरमाणु अणु के दो परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा U है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास में है, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो U दे रखी है। तो आप ये कह सकते हो कि इस टाइप से 2 मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास में, ये
ये पहला और ये आपके पास हो गया दूसरा। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी यू दे रखी है और डिस्टेंस जो है इनके बीच में आर दे दिया है। चित्र में दर्शाया गया है, निम्न कथनों को पढ़िए। तो यहां पर आपको एक डायग्राम शो कर रखा है जिसमें ए, बी और सी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और इन तीनों के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स जारी कर रहा है। तो आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक अलग पेज के ऊपर में ड्रॉ करते हैं, देन उसके बाद में जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे एक्यूरेटली। देखिए आपको क्या दे रखा है, इस प्रकार का एक ग्राफ है हमारे पास में, ऐसा कोई भी ग्राफ है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा रहा है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं इसमें यहां पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस यू है और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस यू है और ये डिस्टेंस हो गया आपके पास आर। ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहां आने के बाद में ग्राफ यूं आया और देन ऐसे टच कर रहा है। पॉइंट्स जो आपको दे रखे हैं दोस्तों, देखिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ए पॉइंट का डिस्टेंस R1, बी का R2 और सी का हमारे पास में है R3। तो हमने यहां पर ए पॉइंट ड्रॉ कर दिया। इस ए पॉइंट का जो ये डिस्टेंस है आपके पास ये हो गया R1। बी पॉइंट यहां बना दिया हमने, इसका जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया R2 आपके पास में, और ये पॉइंट हमारे पास में है सी पॉइंट, इसका जो डिस्टेंस है इसने कह दिया R3 पॉइंट। ठीक है, अब तीन स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है आपसे। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, R2 जो पॉइंट है वो साम्य अवस्था पर है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो R2 देखते हैं कहां पर है, ये हमारे पास में है R2। तो सबसे पहले देखिए फोर्स जो लगती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में माइनस du/dr, और अगर आप इसको इक्विलिब्रियम बताना चाह रहे हो तो आपको F की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, और F 0 रखने के लिए आपको या तो U की वैल्यू कांस्टेंट करनी पड़ेगी, और अगर U की वैल्यू कांस्टेंट करनी है तो आप इस ग्राफ के ऊपर में जब एक स्लोप ड्रॉ करोगे तो आप कहोगे कि du/dr इसका जो स्लोप है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला हम इस पॉइंट की बात करते हैं। तो आप कहोगे कि बी पॉइंट जो है यहां पर स्लोप जो है वो 0 नहीं है। क्यों नहीं है, यहां पर एक छोटी सी मैं से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। देखो यहां पर मैंने ऐसे एक स्पर्श रेखा बना दी, ऐसे टेंजेंट बनाया। अब इस टेंजेंट का आप एंटी क्लॉकवाइज में एंगल देखोगे तो आप कहोगे सर थीटा जो है वो ग्रेटर देन हुआ हमारे पास में 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री से बड़ा हुआ, इसका मतलब जो टेन थीटा है इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव। टेन थीटा नेगेटिव है तो टेन थीटा स्लोप है इसका, तो स्लोप मतलब हुआ कि du/dr जो है इसकी वैल्यू हुई नेगेटिव। फोर्स कितना होगा, इस बी पॉइंट पे जो फोर्स है वो देखिए, आप कहोगे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, du/dr की वैल्यू माइनस आ गई, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। यानी इस बी पॉइंट पे जो भी पार्टिकल होगा वो रिपल्सिव फोर्स महसूस करेगा, यानी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हो कि ए स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हुआ हमारे पास। फिर कह रहा R = R1, परमाणुओं के मध्य बल प्रतिकर्षी होगा। ठीक है, R1 जो है, R1 की बात करते हैं, यहां पर जो है वो प्रतिकर्षी होगा। प्रतिकर्षी मतलब रिपल्सिव। रिपल्सिव कैसे बनेगा, देखो मैं यहां पर इस ए पॉइंट पे एक स्लोप ड्रॉ करता हूं, स्लोप ड्रॉ किया तो इसका एक्स के साथ में बनने वाला जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज में, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, सेम वही चीज है। टेन थीटा जो आपके पास में है वो वैल्यू आएगी नेगेटिव, du/dr की जो वैल्यू है वो बनेगी नेगेटिव, और फोर्स जो आएगा आपके पास माइनस और माइनस, इट विल बी प्लस। अब हम देखेंगे अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। इतना हमें पता है कि फोर्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको हम अलग से ऐसे बना देंगे, ये पार्टिकल ऐसे राइट साइड में एक फोर्स महसूस करेगा। ठीक है, अब राइट साइड में हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि नहीं है। अब जरा एक बार सी पॉइंट पे आप आ जाओ, देखो सी पॉइंट को ध्यान से देखो। सी पॉइंट पे अगर मैं कोई स्लोप ड्रॉ करता हूं ऐसे, इस प्रकार से टेंजेंट बनेगा हमारे पास में। आपको साफ पता है कि लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, इसका मतलब थीटा = 0 डिग्री हुआ। टेन 0 जो है इसकी वैल्यू 0 हुई, और du/dr जो स्लोप होगा
वो जीरो होगा और एफ इक्वल्स टू कितना होगा, जीरो। ये है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। अब देखिए आपका ए पॉइंट इस इक्विलिब्रियम की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये आकर्षण बल महसूस कर रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल बल अनुभव करेगा। अब ये इस ए पॉइंट के बारे में कह क्या रहा था, ये आपसे कह रहा था कि प्रतिकर्षी बल अनुभव करेगा, जबकि आपको पता है कि ये क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स महसूस कर रहा है, इसका मतलब ये गलत हुआ। तीसरा, अगर आर की वैल्यू R2 से बड़ी है तो उस दौरान में परमाणुओं के मध्य आकर्षी बल होगा, तो हम कहेंगे आर की वैल्यू R2 से बड़ी कहां होगी, आर की वैल्यू R2 से बड़ी यहां होगी, इस जगह पे। अब सेम तरीके से देखिए, यहां बीच में कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए, यहां अगर आप स्लोप बनाते हो तो ये जो स्लोप बनेगा प्यारे बच्चों, ये आपके पास में थीटा जो है वही हुआ 90 से ग्रेटर देन। अब 90 से ग्रेटर हुआ तो टेन थीटा नेगेटिव, डी अपॉन डी आर नेगेटिव, एफ बी की वैल्यू पॉजिटिव, तो यहां पर जो फोर्स लगेगी वो प्लस होगी। प्लस फोर्स का मतलब है कि राइट साइड में लग रही है। अब राइट साइड में फोर्स लग रही है तो ये पार्टिकल जो इक्विलिब्रियम की ओर आने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये आकर्षण बल महसूस करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा। तो देखिए यही कह रहा है कि R2 से बड़ा जो भी पॉइंट होगा वो एक आकर्षण बल महसूस करेगा। आप कहोगे कि सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया। इन तीनों में से हमारा एक करेक्ट आंसर है, वो आपके पास में है, ओनली सी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास करेक्ट होगा। तो 44 का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है कि एक कण स्थिति R1 इतनी वैल्यू, मीटर से स्थिति R2 इतनी वैल्यू तक गति करता है, जिस पर एक इतना फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन कितना होगा। वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो हमें पता है कि अगर वेक्टर फॉर्म में वर्क डन की बात करें तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में F डॉट R होता है। अब R जो है वो दो वैल्यूज दे रखी है, R1 और R2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, F डॉट R2 माइनस R1, यानी पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस जो है वो हमारे पास R निकलेगा। तो F की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 4i प्लस जे प्लस 3k डॉट करके। अब इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, तो मैं लिख देता हूं वैल्यू पहले 14i प्लस 13j माइनस 9k माइनस करके, ये बना आपके पास में 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। प्यारे बच्चों अब देखिए, इनको माइनस करके फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ में, तो क्या बन जाएगा, ये इसकी वैल्यू एज इट इज 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डॉट करके 14i माइनस 3i, इट विल बी 11i कैप, 13 माइनस 2 ये भी 11j कैप, माइनस 9 और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस 6 माइनस 3k कैप। अब मल्टीप्लाई कर दी, डॉट प्रोडक्ट में आपको पता आई से मल्टीप्लाई होता है, जे से और के से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 44 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 11, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 9, 55 माइनस 9, ये बन जाएगा आपके पास में 46 जूल। 46 जूल जो है इसका वर्क डन हुआ, तो 46 जूल किस में दिख रहा है, डी ऑप्शन में। तो 45 का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट 46, आपको एक ऊर्जा क्षेत्र दे रखा है, एनर्जी एरिया दे रखा है, आपसे पूछा ए और बी कांस्टेंट है, आर जो है वो एक सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है, स्थायी संतुलन की दशा में कण के मध्य की दूरी, यानी इस पोटेंशियल एनर्जी को ये इक्विलिब्रियम में लाना चाह रहा है, और साथ में बोल रहा है कि उस इक्विलिब्रियम पोजीशन में संतुलन अवस्था में दूरी कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपको आर निकालना है पर स्थायी संतुलन पे निकालना है, तो स्थायी संतुलन में एफ जीरो होता है, एफ जीरो होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है, माइनस डी यू अपॉन डी आर जो है इसको जीरो करना पड़ेगा। तो यू का डिफरेंशिएशन करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, उसको इक्वल्स टू जीरो करेंगे, देन आर की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए माइनस को रिमूव कर देते हैं जीरो के साथ, डी यू अपॉन डी आर इसकी वैल्यू जीरो, तो डी अपॉन डी आर यू जो है हमारे पास में वो होगा ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो। डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास में ए बाहर आ गया,
इसको लिख देता हूं डी अपॉन डी आर, और ये बन जाएगा आर की पावर -2, ऊपर शिफ्ट कर दिया, माइनस बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी आर और आर की पावर -1 इक्वल्स टू 0। इसका अवकलन डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, -2 आर -2 -1 माइनस ये बी हो गया, इसका डिफरेंशिएशन -1 आर -1 -1 इक्वल्स टू 0। क्या बन जाएगा, -2a अपॉन आर क्यूब प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको शिफ्ट करो इस साइड में, तो 2a अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू बी अपॉन आर स्क्वायर, कैंसिल आउट कर दो, इससे 1 बन जाएगा, तो 2a अपॉन आर इज इक्वल्स टू बी, तो r इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में 2a अपॉन बी, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में स्थायी संतुलन में जो डिस्टेंस रहेगा 2a अपॉन बी, तो 2a अपॉन बी देखिए डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो 46 का हमारा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट 47 में क्या कह रखा है कि m द्रव्यमान की एक कार रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट होकर इस प्रकार एक्सेलरेट होती है कि कार की प्राप्त तात्क्षणिक शक्ति, देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, यहां पर आपको कह रखा है कांस्टेंट पावर जनरेट होगी, तो हम बात करेंगे कि पी नॉट जो है इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास में कांस्टेंट। अब देखिए पावर के फॉर्मूले की बात करते हैं, तो पावर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्लियर। अब फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये हो गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी दिख रहा है तो एक्सेलरेशन को स्प्लिट करेंगे वेलोसिटी की फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा m dv अपॉन dt, और ये बन जाएगा आपके पास v। इसको ढंग से लिख देते हैं, तो p नॉट इज इक्वल्स टू m इंटू वी dv अपॉन dt। अब देखिए दोस्तों, इस dt को हम यहां पर शिफ्ट कर देंगे और इस p नॉट को हम यहां ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में dt इज इक्वल्स टू m v dv अपॉन हो गया हमारे पास में p नॉट। अब इंटीग्रेट करेंगे, यानी स्मॉल टाइम के लिए स्मॉल वेलोसिटी dv, टोटल टाइम के लिए टोटल वेलोसिटी कितनी, इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या बनेगा, समाकलन करेंगे हम dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन mv अपॉन p नॉट, और ये बन जाएगा dv। तो देखिए इसमें हो जाएगा t, यहां पर जो हमारे पास बनेगा m कांस्टेंट है, पावर ऑलरेडी कांस्टेंट दे रखी है इसने क्वेश्चन में, अब v का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में v स्क्वायर अपॉन 2। तो एक बार ढंग से लिख दे, t इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन p नॉट और 2। अब आपसे क्या मांग रहा है, ये तात्क्षणिक वेग मांग रहा है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए इन सबको शिफ्ट करें, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 p नॉट t अपॉन m हुआ, स्क्वायर हटा देंगे, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 p नॉट t अपॉन m। तो पहले तो हम ये देखेंगे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 2 p नॉट t अपॉन m नहीं दिख रहा है इसमें, तो अब हम एक काम करेंगे, t को अकेला निकालने की कोशिश करें या m को निकालने की कोशिश करें, तो क्या बन जाएगा इसमें, या तो ये बन सकता है v प्रोपोर्शनल अंडर रूट t अपॉन m, t और m दोनों अंदर होने चाहिए, तो t और m दोनों अंदर नहीं है, t बाहर है, m रूट के अंदर है, तो अकेले t की बात करें तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट t, और अंडर रूट टी को आप क्या लिख सकते हो, 1/2। तो देखिए ये दिख गया आपको इसमें, यानी आपको सारे पॉसिबल रिलेशंस चेक करने पड़ेंगे कि v किस पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने कहा मास जो हमारे पास है उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पावर जो हमारे पास है उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी t की पावर 1/2। तो 47 का करेक्ट आंसर हमारे पास में हुआ डी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, आपको ऑप्शन देख के बड़ा लेंथी लग रहा होगा पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या चीज दे रखी है, आपको कोई भी पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है किसी कंजर्वेटिव फोर्स में, संरक्षी बल क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का मान दे दिया, फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो आप लोगों को पता है F इज इक्वल्स टू माइनस du अपॉन dr होता है। अब देखिए dr जो है वो x y z तीनों एक्सिस का कॉम्बिनेशन है, और जबकि हमें यहां पर x y z तीनों दे रखे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो माइनस डी यू एक्स अपॉन डी एक्स प्लस ये मैं लिख सकता हूं इसमें डी यू वाई अपॉन हो गया हमारे पास डी वाई प्लस डी यू जेड अपॉन हो गया हमारे पास में डी जेड। अब देखिए
आपको पता है कि फोर्स वेक्टर फॉर्म में होगा, तो यहां आई कैप लिख दिया, यहां जे कैप लिख दिया और यहां पर मैंने के कैप लिख दिया। अब पहले वाले में क्या करना है, सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, दूसरे में सिर्फ वाई का होगा, तीसरे में सिर्फ जेड का होगा। तो तीनों की वैल्यू अलग अलग निकाल के मैं यहां पुट कर देता हूं। देखिए du अपॉन dx की मैं बात करता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन dx और यहां बन जाएगा 20xy अपॉन बना z इक्वल्स टू, x का डिफरेंशिएशन करना है 20y अपॉन z, ये बन गया आपके पास। सेम तरीके से du अपॉन dy, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, तो y 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसमें, d अपॉन dx और ये बन जाएगा 20xy अपॉन z इक्वल्स टू, ये बन गया 20x अपॉन z। अब लास्ट में हम बात करेंगे z की, du अपॉन dz इज इक्वल्स टू d अपॉन dz, यहां पर देखो y है इसमें, ये हो गया 20xy अपॉन z। आपको पता z की पावर नीचे 1 है, तो ऊपर लाएंगे तो -1 बन जाएगा, तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो -1 अपॉन z स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास में -20xy अपॉन कितना होगा z स्क्वायर। ये तीनों वैल्यूज हम यहां एलिमिनेट कर देंगे तो ऑप्शन में ढूंढेंगे कौन सा आंसर है। देखिए f इक्वल्स टू, माइनस को तीनों के साथ खोल देंगे तो क्या बन जाएगा -i कैप, तो पहला नंबर हमारे पास में है 20y अपॉन z, दूसरे में हमारे पास में -j कैप 20x अपॉन हो गया आपके पास z, तीसरे में ऑलरेडी माइनस है, बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा k कैप 20xy अपॉन z स्क्वायर। अब ये ऑप्शन आपको ढूंढना है किस में दे रखा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। देखिए 20y अपॉन z माइनस का, 20y अपॉन z माइनस का, ये दे रखा है इसमें, ये दे रखा है इसमें, 20x अपॉन z माइनस का, दोनों में है हमारे पास में 20xy अपॉन z स्क्वायर, 20xy अपॉन z स्क्वायर, इधर माइनस का है इधर प्लस का है, तो बी ऑप्शन जो है हमारे पास में 48 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट 49 में एक डायग्राम आपको शो कर रखा है, इस डायग्राम की सहायता से कुछ जवाब देने, क्या चीज है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का त्वरण दर्शाया गया है जो x अक्ष के अनुदिश विराम अवस्था में गति करता है, यानी इस टाइप से मूव कर रहा है ये, जबकि x बराबर 0 से x बराबर 9 तक, ये पूरा हमारे पास में तक एक परिवर्ती बल कार्य करता है, एक वेरिएबल फोर्स लग रही है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि 4 मीटर जो है वहां तक और 7 मीटर तक पहुंचना में कितना कार्य करना पड़ेगा इसको। देखिए ये रहा 0 से लेकर 4 तक यहां पर, और फिर ये कह रहा है कि 0 से लेकर 7 तक कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब आप खुद देखिए, ये एक्सेलरेशन और x के बीच में ग्राफ दे रखा है, आपको पता है कि W जो है हमारे पास में वो कितना होता है वेरिएबल फोर्स में, इंटीग्रेशन f dx। अब f जो है उसको ma लिख सकता हूं मैं, तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन m इंटू a इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, मास बाहर निकाल दिया, अंदर है इंटीग्रेशन a dx। क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है उसका एरिया, यानी ये जो चीज हमारे सामने बनी है, ये आपके पास में क्या चीज दिखेगी, ये दिखेगा a और x का जो ग्राफ है, उस ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो आंसर होगा। अभी तक हम क्या करते आए थे, इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ का एरिया निकालते थे, परंतु अब क्या है, यहां पर m अलग क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये ग्राफ a और x के बीच में, फोर्स के बीच में नहीं, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले की हम बात करें, देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि 4 मीटर तक, 0 से लेकर 4 तक की बात करूं तो देखिए 0 से लेकर 4 जो है ये हमारे पास में एक ट्रेपीजियम दिखा रहा है, तो हम कहेंगे W1 इज इक्वल्स टू, मास से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 kg में बाहर लिख देता हूं ऑलरेडी। अब हम 0 से लेकर 4 तक का जो ग्राफ है उसका एरिया निकालेंगे इसमें हम, तो हम लिखेंगे 0 से 4 मीटर तक ग्राफ का क्षेत्रफल, ग्राफ का क्षेत्रफल, एरिया जो है उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए 2 हो गया हमारे पास में, ये ट्रेपीजियम बन रहा है, यानी आपके पास में एक 4 भुजाओं की आकृति बन रहा है इसमें, समलंब चतुर्भुज। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट।
तो ये बन जाएगा आपके पास में 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, 0 से 4 हो गई और ये 1 से 4, तो आप कहोगे 4 + 3 मल्टीप्लाई हाइट जो हमारे पास में है वो दे रखी है 6 आपके पास, ये 6 हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखिए तो ये 2 से 2 कट गया, इसमें ये हो गया 7 और ये हो गया 42। तो आप कहोगे 42 जूल जो है वो आपके पास फर्स्ट आंसर। देखिए 42 डी ऑप्शन में भी दे रखा और 42 सी ऑप्शन में भी दे रखा, दोनों हो सकते हैं। तो सेकंड वाला चेक करना पड़ेगा मुझे। सेकंड वाले की मैं बात करता हूं W2, तो W2 इज इक्वल्स टू सेम वही होगा। अब आप कहोगे 0 से 7 मीटर तक ग्राफ का क्षेत्रफल, एरिया आपको निकालना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 0 से 4 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब 4 से 7 मुझे निकालना है, तो 4 से 5 और 5 से 7 इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं 2 हमारे पास में हो गया और इसका एरिया देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके 42 आया था मेरे पास, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं आपके लिए सहूलियत है। ये बन जाएगा 42 + 2 कर दिया इसमें, क्योंकि 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई था उसमें। 4 से लेकर 5 तक ये त्रिभुज दिख रहा है, तो ये बन गया हमारे पास में हाफ बेस कितना है इसमें 1 और हाइट आपके पास में है 6, ठीक, प्लस करके 5 से लेकर 7 तक के बीच का ये समलम है आपके पास में, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 5 से 7 2 और यहां से यहां 1, तो ये बन जाएगा 2 + 1 मल्टीप्लाई हाइट की मैं बात करता हूं, तो यहां से यहां तक ये 6 हो गया, -6 लिख देता हूं इसमें। क्लियर? अब सॉल्व करें इसको, क्या बन जाएगा ये हमारे पास, यहां लिख देता हूं स्पेस कम है, 42 ब्रैकेट के अंदर प्लस करके, देखो ये आपके पास में हो गया 3, ये है 3 और ये 6, तो ये बन गया आपके पास -3, तो 3 3 जा 9 ये हुआ हमारे पास में और 3 ये हुआ, तो 2 बाहर था इसमें, देखो तो 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं कितना बन जाएगा 3 हो जाएगा और ये -9, तो ये बन गया 3 -9 -6 हो गया, -6 और ये आपके पास बन गया -12, ये बन गया -12, तो कितना बन जाएगा 40 - 12 इट विल बी 30, 30 जूल। 30 जूल का है, देखिए 30 जूल इसमें दिख रहा है, यानी डी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट आंसर। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट था कि हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ बनता, तो उसका एरिया लेते हैं। यहां पर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दे रखा है, इसलिए एम को हमने कॉमन निकाला और फिर मल्टीप्लाई किया। 49 का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं। किसी कण का द्रव्यमान 2 kg है, इस कण पर इतने न्यूटन का एक समान बल लगता है जो उसकी स्थिति इतने से इतने मीटर स्थिति में विस्थापित कर देता है, इस पर किया गया कार्य बताइए। सेम क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं इसमें। देखिए आपको पता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू बनेगा हमारे पास में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डायरेक्ट दे रखा आपको इसमें, ये आपके पास में है 3I + J डॉट करके। अब विस्थापन है आपके पास में 2 पोजीशन, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो R2 - R1 लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में 4I + 3J -K माइनस करके, ये बन जाएगा आपके पास में 2I + K। अब देखिए 3I + J डॉट करके 4I - 2I, तो 2I, 3J और यहां J नहीं है तो +3J बन जाएगा, -K और -K -2K। अब आप डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इसमें। I को I से मल्टीप्लाई किया 6, J को J से मल्टीप्लाई किया 3, K है नहीं तो 0 हो जाएगा हमारे पास में, इट विल बी 9 जूल। तो इस फोर्स के अकॉर्डिंग जो वर्क डन हुआ है वो हमारे पास में 9 जूल है। तो 50वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें आपको वर्क पावर एनर्जी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं उनका कंसेप्चुअल सॉल्यूशन मिला। दोस्तों अगर आप इससे संबंधित कोर्सेज के वीडियो जानना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा फिजिक्स गुरु डॉक्टर आर.सी. सर का मोबाइल ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको सभी कोर्सेज के कंसेप्चुअल वीडियो विथ प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो आपको मिलेंगे।
जिसको आप बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को सुगम करिए। चलिए दोस्तों, इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।